नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब की इस चैनल में अक्सर आप लोगों का स्वागत करता हूं। चलिए आज 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की इस सीरीज़ में आप लोगों के साथ उपस्थित हूं और आप लोग भी मेरे साथ पेन पेपर के साथ तैयार हो जाएं। तो चलिए वन बाय वन क्वेश्चन, चूँकि इससे पहले का इससे पहले जो मैं सेट करवाया था उसमें 50 क्वेश्चन जो है इसका ले चुका हूँ। आफ्टर 50 क्वेश्चन अब फिर आज लेकर आया हूँ। तो चलिए आप लोग पेन पेपर लेकर तैयार हो जाएँ। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम 50 नंबर को, चूँकि ये पिछले वीडियो में डिस्कस करा दिया था मगर कैरी कर रहा हूँ इसलिए 50 नंबर को फिर से लिया हूँ। देखिए इसमें हम क्वेश्चन पढ़े थे, ब्राह्म समाज की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी। तो इसकी स्थापना जो राजा राम मोहन राय के द्वारा 1828 ईस्वी में किया गया था और ये हिंदू धर्म में सुधार की पहली धर्म सुधार की पहली सीढ़ी थी ये, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं 51 नंबर में। सारा क्वेश्चन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जनक जो दोस्तों ए.यू. ह्यूम को कहा जाता है। ए.यू. ह्यूम जो है वह एक सिविलियन अधिकारी था, अंग्रेज सिविलियन अधिकारी था और इन्होंने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके कारण इसे जो है नेशनल कांग्रेस का जो है क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है दोस्तों, ठीक। इसे एक और ह्यूम को एक और उपनाम से जाना जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला, मतलब शिमला का सन्यासी किसे कहा जाता है, ह्यूम को ही कहा जाता है दोस्तों, ठीक। हम इसमें आपको बता दें, 2-3 पॉइंट्स नेशनल कांग्रेस से संबंधित पॉइंट को रटवा देता हूं मैं, आप उसे नोट कर ले। जैसे सबसे पहले इसमें क्वेश्चन जो है पूछा जाता है इसकी स्थापना कब हुई, तो 1885 में हुई, ठीक। कहाँ हुई, तो बम्बई हुई। पहला बैठक के क्या कहते हैं अध्यक्षता किसने किया, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी किए थे। तो पहली बैठक में कितने मेंबर भाग लिए थे, तो 72 भाग लिए थे। उसके बाद आप नोट कर सकते हैं प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन बने थे। प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो बने थे 1888 ईस्वी के इलाहाबाद अधिवेशन में जॉर्ज यूल बने थे, तो जॉर्ज यूल याद रख सकते हैं। दूसरा कांग्रेस अध्यक्ष कौन बने थे, तो वो भी लगातार 5वें कांग्रेस के अधिवेशन जो हुई थी 1889 ईस्वी में, उसमें सर विलियम बेडरबर्न बने थे। और एक्स्ट्रा इसमें लिख सकते हैं जैसे प्रथम महिला अध्यक्ष, कभी कभी आता है क्वेश्चन, बहुत सारे कंपटीशन देखने के लिए मिलता है। तो प्रथम महिला अध्यक्ष जो कांग्रेस अध्यक्ष बनी थी वो 1917 कोलकाता अधिवेशन में एनी बेसेंट बनी थी। अगर आपसे पूछा जाए प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बनी थी, तो 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजिनी नायडू बनी थी दोस्तों। तो इतना पॉइंट आप इसमें नोट कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन करा 52 नंबर में, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। देखिए कह रहा स्वतंत्र भारत का, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो बने थे वो लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। मगर आपको यहाँ पर अगर क्वेश्चन एक और इसमें जोड़ देता है शब्द को, जैसे स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है, तब उस कंडीशन में सी राजगोपालाचारी होता है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पे आपको सिंपल क्वेश्चन पूछा गया तो इसका आंसर हो जाएगा ये लॉर्ड माउंटबेटन। आप सी राजगोपालाचारी का उपनाम आप याद रख सकते हैं, इसे राजा जी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक ना, राजा जी। और यही गवर्नर जनरल के नाम पर जो है उत्तराखंड में एक जो है अभ्यारण्य का नाम, मतलब राष्ट्रीय उद्यान का नाम पड़ा है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 53 नंबर। क्वेश्चन 53 नंबर में चलने का रहा, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आरंभ कब हुआ था दोस्तों। तो देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना जो आरंभ हुई थी वो 1951 से 56 तक चली थी। कहाँ तक चली थी, 51 से 56। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सी। आप इसमें नोट कर सकते हैं। इसमें हम जो नोट कराने वाले हैं, आप अगर सिलसिलेवार अगर पढ़ना चाहते हैं इसे, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। जैसे कि पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 हो गया, दूसरा जो हुआ था वो 1956 से 61 हुआ, और तीसरा जो हुआ था 1961 से 66। अभी कार्यकाल हम बता रहे हैं, ठीक ना। अब इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि 3 जो है 5 ईयर प्लान रेगुलर चला था। उसके बाद क्या हुआ था कि सबसे पहली बार योजना अवकाश आया था 1966 से लेकर 1969 के बीच। योजना अवकाश अगर पूछा जाएगा पहली बार कब आया था, तो 1966 से 69 के बीच जो योजना अवकाश आया था, तीसरी पंचवर्षीय योजना कंप्लीट होने के बाद। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना फिर चला था 1969 से 1974 तक। और 5वीं पंचवर्षीय योजना में क्वेश्चन किया जाता है कि ये जो है 1974 से लेकर 78 तक चला था। मतलब ये पंचवर्षीय योजना के इतिहास में पहली बार हुआ था कि किसी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 5 वर्ष पूरा होने से पहले उसे समाप्त कर दिया गया था। आप देख सकते हैं 1974 से 1978 5वीं पंचवर्षीय योजना चला था, ठीक ना। तो 1 साल पहले इसको क्या किया गया था, श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया था दोस्तों। अब यहाँ पे जो आपको रटने वाली और एक चीज़ जो है,
जैसे आपको बताए थे कि योजना अवकाश 1966 से 69 के बीच में आया था, उसी तरह एक जो है रोलिंग प्लान आया था, अनवरत योजना आई थी, ठीक ना, अनवरत योजना। अनवरत योजना इसी को हम लोग रोलिंग प्लान बोलते हैं। ये जो है आया था 1978 से 1980 के बीच। कभी कभी पूछता है कि रोलिंग प्लान किसने चलाया था, तो ये जो है जनता पार्टी की सरकार ने चलाई थी, ठीक ना। और छठी पंचवर्षीय 1980 से 85 चला था, और सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 चला था, और फिर एक योजना अवकाश आया था 1990 से 92 के बीच, ठीक ना। 1990 से 92 के बीच एक लास्ट ये जो है योजना अवकाश आया था। उसके बाद फिर जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना से लेकर 12वीं पंचवर्षीय योजना जो कंप्लीट हुई है वह रेगुलर चला था। जैसे 8वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल हो जाएगा 1992 से 97, 9वीं का हो जाएगा 97 से 2000, और 10वीं का हो जाएगा 2000 से 2007, और 11वीं का 2007 से 2012, और 12वीं का हो जाएगा 2012 से 2017। और 12वीं पंचवर्षीय योजना जो था अंतिम पंचवर्षीय योजना था, काहे कि पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके इसके स्थान पर जो 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन कर दिया गया, ठीक ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। 54 नंबर में करा अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो आप लोग भली भांति जानते हैं दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है, ईटानगर है, ठीक ना। असम की राजधानी कहाँ है, दिसपुर है, ठीक। तो आप इसमें आप नोट कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। 55 नंबर आंग सान सू की, इसके बारे में हम बहुत पहले बता चुके हैं। आंग सान सू की जो है नेशनल लीडर जो है म्यांमार की है, आप इसे नोट कर लें। आगे हम लोग चलते हैं। अर्जुन रणतुंगा किस खेल संबंधित है, उस समय बहुत फेमस था, ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं दोस्तों, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं। देखिए 57 नंबर में जो क्वेश्चन पूछा गया 10वां सार्क शिखर सम्मेलन, तो शिखर सम्मेलन जहां आयोजित होती है इसके बारे में हम आपको बता दें। ये उस समय का करेंट क्वेश्चन अपडेट किया गया था, मगर अभी फ़िलहाल जो है पाकिस्तान के बाद हमको जैसा लग रहा है कि उड़ी अटैक होने के बाद अभी तक सार्क सम्मेलन इधर हुआ नहीं है, ठीक ना, जैसा हमें जानकारी है। बाकी इसके बारे में हम ट्रेडिशनल जी के आपको बता दें कि सार्क है क्या। तो देखिए सार्क पूरा जो होता है इसका फुल फॉर्म SAARC, सार्क। तो सार्क का फुल फॉर्म जो होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन होता है, ठीक ना। सार्क हो गया, या इसे आपको हिंदी में अगर बोलना है तो दक्षिण एशियाई सहयोग संगठन इसे भी कहा जाता है, ठीक ना दोस्तों। इसमें अभी वर्तमान में जो है 8 मेंबर हैं। सबसे नवीनतम मेंबर जो जुड़ा है वो अफ़गानिस्तान जुड़ा है। कौन जुड़ा है, अफ़गानिस्तान जुड़ा है, ठीक। और इसकी स्थापना जो 1985 में हुआ था, और इसकी पहली बैठक जो हुई थी 1985 ढाका बांग्लादेश में ही हुआ था, ठीक ना। अब आपको इसमें हम बता दें कि 8 मेंबर कौन कौन सा है। जैसे पहला आप इसको अगर याद रखेंगे तो बहुत सिंपल है। भारत के चारों तरफ जो पड़ोसी देश है उसको पहले आप काउंट कर लीजिए। जैसे इंडिया को बीच में रखते हुए आप चारों तरफ राउंड कर लीजिए। जैसे इंडिया हो गया, इंडिया को रखते हुए उसके बाद आप रोटेट कर लीजिए। आप जैसे मान लीजिए उत्तर में क्या हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा। फिर उसके बगल में भूटान चल जाइए, उसके बाद पाकिस्तान आ जाइए, ठीक ना। उसके बाद श्रीलंका आ जाइए, ठीक। तो पाकिस्तान के बगल में आप बांग्लादेश भी ले सकते हैं। चलिए बांग्लादेश ले लेते हैं, ठीक ना। पाकिस्तान, बांग्लादेश, उसके बाद श्रीलंका। आप इस तरह से अगर पड़ोसी राज्य को अगर आप कलेक्ट कर लेते हैं तो देखिए बहुत आसानी से। और एक अफ़गानिस्तान ले लीजिए, उसके बाद हम क्या याद करना है वो बता देते हैं। एक अफ़गानिस्तान, तो देखिए हम क्या बताएं, इंडिया को बीच में रखिए, और बीच में रखने के बाद सबसे पहला इंडिया को बीच में रखने के बाद सबसे पहला कंट्रीज हो गया, क्या हो गया, नेपाल हो गया। उसके बाद बताए थे क्या, भूटान हो गया। उसके बाद आपको क्या बताए थे, भूटान के बाद आप पाकिस्तान को याद रखिए। उसके बाद बांग्लादेश को याद रखिए। बांग्लादेश के बाद आपको क्या याद रखना है, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, बांग्लादेश हो गया। बांग्लादेश के बाद आप श्रीलंका को याद रखिए। श्रीलंका के बाद अफगानिस्तान को याद रखिए। तो देखिए आपको मोटा मोटी 2, 2, 4, 2, 6, और इंडिया एक ऑलरेडी है 7। तो एक 8वां देश आपको केवल बच गया है, जो कि बराबर क्वेश्चन में आता है कि निम्नलिखित में से सार्क का कौन सदस्य नहीं है। तो अक्सर मालदीव और म्यांमार में कन्फ्यूजन होता है, तो आपको याद रखना है मालदीव भी इसका एक क्या है, मेंबर है, मालदीव। तो आपको याद हो गया होगा दोस्तों। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। 58 नंबर में कह रहा है पीट सम्प्रास। पीट सम्प्रास किस खेल संबंधित है, तो ये अमेरिका का जो है लॉन टेनिस खिलाड़ी है दोस्तों। जिस तरह से सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट में स्थान है, उसी तरह से टेनिस के क्षेत्र में जो है पीट सम्प्रास का स्थान है, ठीक। आगे चलते हैं। 59 नंबर कह रहा है कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन है, तो ये अभी वर्तमान में जो है इमरान खान है, क्रिकेटर वही है, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है 60 नंबर में
कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य कावेरी समस्या से सम्मिलित नहीं है। तो हम देखिए कावेरी समस्या के बारे में आपको बताए थे TKKP याद रखने के लिए, ठीक ना। आप सिंपल सा याद रखिए TKKP, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और पुडुचेरी। देख लीजिए चारों को छोड़कर जो नहीं वो आंसर हो जाएगा। तो देखिए तमिलनाडु तो ऑलरेडी है, ये है, कर्नाटक भी है, ठीक ना, कर्नाटक भी है और केरल भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ए नंबर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, जो इस विवाद में जुड़ा हुआ नहीं है। कह रहा प्रकाश संश्लेषण में उपयुक्त गैस कौन है। देखिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है दिन में होती है, और दिन में प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण किया जाता है, ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है। तो एप्रोप्रिएट गैस पूछा जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आगे हम लोग चलते हैं 62 नंबर। कह रहा क्या, निम्नलिखित में से नए पौधे पत्ती से उत्पन्न होते हैं। तो ब्रायोफाइलम उस दिन बताए थे, ये पत्थर स्पट है, इस बायोलॉजी का टर्म, इसको डायरेक्ट याद रखिए कि नए पौधे से पत्ती उत्पन्न होते हैं, पत्थर स्पट, ये पौधे का नाम है। आगे हम लोग चलते हैं 63 नंबर में। कह रहा है कि सूरज के प्रकाश से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है। तो सूरज के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होती है, ठीक ना दोस्तों। और विटामिन डी के कमी से जो है सूखा रोग होता है, हड्डी का रोग होता है, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं, थॉमस अल्वा एडिसन आविष्कार किए थे, तो आप लोग भली बात ही जानते हैं, विद्युत बल्ब का आविष्कार किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 65 में चलने का सजीव वस्तुएं सजीव वस्तुओं से ही उत्पन्न होती है दोस्तों। तो ये जो है डार्विन के सिद्धांत जब दिया गया था तो उसी से ये स्टेटमेंट को लाया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 66 नंबर में। कह रहा 66 में क्या, कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था। तो कोशिका शब्द का निर्माण सबसे पहली बार जो है रॉबर्ट हुक किया था, जबकि केंद्रक का जो है रॉबर्ट ब्राउन किया था। केंद्रक का रॉबर्ट ब्राउन किया था, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं, बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होती है। ये विटामिन B1 की कमी से होती है, ठीक ना। सी के कमी से स्कर्वी होती है, विटामिन ए के कमी से रतौंधी होती है दोस्तों, ठीक ना। आगे हम लोग चलते हैं, थायराइड हार्मोन की न्यूनता से होती है। तो गलकंड मतलब घेघा की रोग होती है, अभी तो नहीं हो रहा है, मगर प्राचीन काल में जब आयोडीन जो है आयोडाइज नहीं होता था तो गलकंड रोग होता था, गले के नीचे जो एक अलग थैलीनुमा कुछ जमा हो जाता था, तो ये गलकंड होता है, ठीक ना दोस्तों। आगे हम लोग चलते हैं, घरेलू मक्खी के कारण होता है। तो घरेलू मक्खी के कारण जो है दोस्तों हैजा होता है, चूँकि हाइजीनिक से जो मतलब हाइजीनिक नहीं रहने के कारण हैजा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा, ठीक। आगे हम लोग चलते हैं 70 का, लाफिंग गैस मतलब हंसाने वाली गैस है, कौन सी है। तो नाइट्रस ऑक्साइड आपका है, तो इसका हो जाएगा सी नंबर। आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों, करा एक अश्व शक्ति समान होता है। तो एक अश्व शक्ति जो 746 वाट के बराबर होता है, और वाट जो है शक्ति का मात्रक होता है, किलोवाट भी शक्ति का मात्रक होता है, आप इसे याद रखें। 72 नंबर में करा 1 किलोवाट घंटा बिजली के एक किलोवाट घंटा से हो सकता है। तो देखिए ये मैथ दे दिया है, मैथ अगर बनाइएगा तो ई बराबर PT होता है, ठीक ना। ई बराबर PT होता है, PT, जहाँ P जो है किलोवाट में लिखा था, T आवर में लिखा था। तो अगर पहला मैथ को सॉल्व कीजिएगा तो 100 वाट गुना 10 घंटा, तो ये 10 तो ठीक है, इसको वाट को किलोवाट में बदलने के लिए 1000 से डिवाइड कीजिएगा, तो यही कट का आपका क्या जाता है, ये इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर। ई बराबर PT होता है, जहाँ P किलोवाट में लेना है और T को आवर में लेना है। तो सॉल्व कीजिएगा तो आपका एक नंबर जो है 1 किलोवाट यूनिट को प्रदर्शित कर रहा है। आगे हम लोग चलते हैं, पेट्रोलियम गैस होती है। तो पेट्रोलियम गैस जो जनरली होती है, देखिए जब जनरल क्वेश्चन जो लिखता है वो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण लिखता है, मगर अच्छी किताब पढ़िएगा उसमें इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन सभी का मिश्रण होता है। अगर प्रमुखता से पूछा जाएगा तो वो ब्यूटेन होता है, ठीक ना। मगर यहाँ पे पूछ रहा है पेट्रोलियम गैस होती है, तो ये सभी का मिश्रण हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे हम लोग चलते हैं, कह रहा है एक तत्व के समस्थानिक होते हैं। तो देखिए समस्थानिक होता है क्या, तो जिसकी परमाणु संख्या समान होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है उसे समस्थानिक कहते हैं। तो समस्थानिक में होता है क्या, जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, देखिए C614, एक हम दे रहे हैं C612। तो ये परमाणु संख्या है, ये भी परमाणु संख्या है, तो दोनों का परमाणु संख्या क्या है, बराबर है। लेकिन द्रव्यमान संख्या देखिए इसका 12 है, इसका कितना है, 14 है, तो द्रव्यमान संख्या क्या हो गया, भिन्न। तो मतलब वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न हो तो उसे हम लोग समस्थानिक कहते हैं। अब देखिए इसके परिभाषा से होता है क्या, तो जब ये दोनों को डिफरेंस कर देते तो वो न्यूट्रॉन की संख्या बताती है। क्या बताती है, न्यूट्रॉन की संख्या। तो देखिए 12 में से 6 जाएगा तो इसमें न्यूट्रॉन की संख्या 6, मगर इसमें जब घटाइएगा तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना, 8 हो जाएगा। 14 में 6 जाएगा, 8 हो जाएगा। तो मतलब परमाणु संख्या तो समान होते हैं मगर लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। तो देखिए इसको अगर ऑप्शन पर छांटा जाए तो क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, नहीं।
न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है? नहीं। इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, प्रोटॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो इसको अगर गौर से पढ़िएगा तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक ना। करा संतुलित आहार निर्भर करता है व्यक्ति विशेष की आयु पर, स्वास्थ्य पर, व्यवसाय पर। तो देखिए दोस्तों, आयु पे भी डिपेंड करता है, स्वास्थ्य पे भी डिपेंड करता है, और व्यवसाय, किस व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। अगर मान लीजिए कि कोई मतलब व्यवसाय पे डिपेंड करता है कि अगर कोई दूसरे व्यवसाय से जुड़ा हुआ है तो उस अनुसार से उसको जो है फूड लेना चाहिए, आहार लेनी चाहिए, ठीक ना। तो व्यवसाय पे भी डिपेंड करता है, आयु पे भी डिपेंड करता है, स्वास्थ्य पे भी डिपेंड करता है, मतलब सभी पे डिपेंड करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, करा क्या, हरित क्रांति के दौरान किस खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ा था दोस्तों। तो ये जनरल क्वेश्चन है दोस्तों, गेहूं बढ़ा था, गेहूं के बाद जो है किस पे बढ़ा था, धान पे बढ़ा था, ठीक ना। 77 नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भारत में गौ वंश की नस्लें हैं। तो देखिए भारत में जो है अभी तक गाय की नस्लों की जो पहचान की गई है वो 25 की गई है, और भैंस के कितने हैं, 5 हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 78 नंबर, खाद्यान्नों के भंडारण के दौरान, तो मतलब अनाज का जब हम लोग जो है भंडारण करते हैं कहीं पे, तो उसमें उष्मा देखिएगा कि जब गेहूं या मक्का का पूरा ढेर जमा कर दिया जाए, अगर उसमें हाथ घुसाइएगा तो अंदर बहुत गर्मी महसूस होती है, ठीक ना। तो करा के दौरान उष्मा का उत्पादन का क्या कारण है। तो दोस्तों, तो होता है क्या कि नमी की अधिकता हो जाती है और कवक की वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण जो है हीट प्रोडक्ट होने लगता है, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। 79 नंबर, ये देखिएगा क्लास 10 का ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, करा क्या, खदानों के सुरक्षित भंडारण के लिए नमी की मात्रा होती। तो उसमें आप पढ़िएगा तो एकदम एग्जैक्ट है कि कम से कम न्यूनतम जो होनी चाहिए, मतलब करा 14% से कम उसमें जो है नमी होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो फिर अनाज की खराब होने की संभावना बढ़ जाती है दोस्तों, इसलिए उसको जो है धूप में सुखाया जाता है ताकि नमी जो है 14% से कम हो। आगे हम लोग चलते हैं 80 नंबर, करा निम्नलिखित में कौन सा रोग अनुवांशिक। अनुवांशिक मतलब क्या होता है कि जेनेटिकली बढ़े, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में भी बढ़ जाए, ठीक ना। जैसे मान लीजिए आपके पिता को है तो फिर आपको हो जाए, फिर आपके बच्चे को हो जाए, तो ये अनुवांशिक जेनेटिकली हुआ। तो ये जेनेटिकली रोग जो हीमोफीलिया है, जिसके कारण जो है पैर आप देखिएगा हाथीनुमा जो बहुत मोटा हो जाता है, ठीक ना। 81 नंबर का रहा, सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणें कौन सी गैस रोकती है। तो दोस्तों ओजोन गैस रोकती है। ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3 होता है, जो कि ऑक्सीजन का क्या है, अपर रूप है। करा अगला क्वेश्चन 82, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण के वृद्धि के कारण क्या होता है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जितना वायुमंडल में बढ़ेगा उतना ही तापमान में भी क्या होगी, वृद्धि होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है मैग्नीज न्यूडल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। ये जो है देखिए मैग्नीज न्यूडल क्या है, तो समुद्र के सतह पर जो है लोहा मतलब Fe और मैग्नीशियम Mg, ठीक ना, सॉरी मैग्नीशियम बोला गया, मैग्नीज बोलना था, लोहा और मैग्नीज Mn, ये दोनों जो है समुद्र की सतह पर कोसेंट्रिक लेयर में एक बहुमूल्य धातु का निर्माण करता है, ठीक ना। कोसेंट्रिक मतलब क्या होता है कि जिसका एक ही क्या हो, केंद्र हो और वृत्ताकार नुमा से कोई आकृति बनता हो। तो ये जो है समुद्री सतह पर जो है एक इम्पोर्टेंट मेटल का निर्माण करता है दोस्तों। तो उसी को मैग्नीज न्यूडल कहा जाता है। इसका व्यापार भी बहुत बढ़ चढ़ के हो रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। 84 नंबर का निम्नलिखित में कौन सी मिश्रित धातु है, ठीक ना। तो मिश्रित धातु आप इसमें देखिएगा तो सोना आपका क्या है, धातु है, लोहा भी धातु है, जास्ता भी धातु है, और पीतल को याद कीजिएगा तो पीतल को आप देखिए, पीतल को याद रखने का हम तरीका बताते हैं। पीतल को याद रखिए पिताजी पे, ठीक ना, पिताजी। पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जिंक, मतलब पीतल जो है तांबा और जिंक का क्या है, मिश्रण है, ठीक ना। तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा मिश्र धातु कौन है, डी। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर की, पृथ्वी के भूपर पट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सी है। तो हम पिछले बार भी वीडियो में बताए थे आदमी के शरीर में क्या क्या ज़्यादा पाया जाता है, और यहाँ पे पूछ रहा है कि भूपर पट्टी में। तो भूपर पट्टी में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है दोस्तों ऑक्सीजन पाया जाता है। उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई अधातु पाई जाती है तो वो सिलिकॉन पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन है प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप मतलब प्योरली परफेक्ट, मतलब उसमें किसी तरह का कोई मिलावट नहीं हो, तो कार्बन का विशुद्ध रूप क्या होता है, तो वो आपका क्या होता है, हीरा होता है, ठीक ना। अगर हीरा का सूत्र पूछेगा तो कुछ नहीं, इसका हीरा का सूत्र क्या होगा, सी हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं करा 87 नंबर में, कौन सा संश्लिष्ट रेशा नहीं है। तो देखिए संश्लिष्ट रेशा कहने का मतलब जिसको मानव के द्वारा नहीं बनाया गया होगा, ठीक ना। संश्लिष्ट रेशा मानव के द्वारा कृत्रिम बनता है, ठीक।
तो इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा रुई। ये जो है नेचुरली बनता है, बाकी सब जो है संश्लिष्ट है। रेयॉन भी संश्लिष्ट है, नायलॉन भी संश्लिष्ट है, पॉलिस्टीन भी संश्लिष्ट है दोस्तों, ठीक ना। करा जीवन का प्रादुर्भाव हुआ था, तो मतलब जीवन आरंभ कहाँ से हुआ था, तो देखिएगा आप इसका जीके पढ़ेंगे तो जीवन का आरंभ सबसे पहले जल से हुआ था, ठीक ना। जीवन की उत्पत्ति जल में हुई थी। 89 नंबर क्वेश्चन का कौन सा कीट उपयोगी नहीं है दोस्तों, तो रेशम कीट से हमको जो है कपड़ा मिलता है, मधुमक्खी से हनी मिलता है, लेडी बग से भी घरेलू मक्खी यूजलेस है दोस्तों, इससे कुछ भी हम लोग प्रोटेक्शन नहीं करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो 90 नंबर हम लोग चलते हैं, कह रहा है विश्राम के समय मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो नॉर्मल है, ये 72 बार धड़कता है, ठीक है। कह रहा है दुग्धोत्पादन के कार्यक्रम को नाम दिया गया था, तो देखिए डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जो है दूध मतलब श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित जो क्रांति आई थी उसे क्या कहा गया था, श्वेत क्रांति। नीली क्रांति जो है मछली से रिलेटेड है, पीली क्रांति तिलहन से रिलेटेड है या सरसों से आप कह सकते हैं, और हरित क्रांति खदान से है, ठीक ना, खदानों से। अगला 92 नंबर का पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती है, इस सिद्धांत को निम्नलिखित सर्वोत्तम आधार प्रदान करता है, तो देखिए ये जो है ऋतु का बनना जो होता है, 4 ऋतु जो बनता है, ये सर्वोत्तम आधार प्रदान करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। 93 नंबर का जीव मंडल बनता है, तो जीव मंडल जो है जलमंडल, वायुमंडल और भूमंडल तीनों मिलाकर जो है जीव मंडल बनता है। ये एनसीईआरटी 6 क्लास का क्वेश्चन इसमें डाला गया है दोस्तों, अगर 6 क्लास का एनसीईआरटी अगर आप पढ़े होंगे तो आपको भली भांति ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 94 का जो जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे स्वयं पोषी कहा जाता है दोस्तों, ठीक ना, इसका आंसर हो जाएगा बी। 95 में करा कि कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा है, तो पहले यहाँ पे टर्म समझिए, गैर परंपरागत का मतलब क्या होता है। गैर परंपरागत का मतलब हुआ नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल मतलब होता है कि जो बार बार ट्रेडिशन हमारे समाज में है, तो देखिए जितने भी जीवाश्म ईंधन है वो सब ट्रेडिशनल होता है, परंपरागत ऊर्जा होता है, ठीक ना, और जीवाश्म ईंधन को छोड़ के बाकी जितनी भी है वो जो है नॉन ट्रेडिशनल होता है, ठीक ना। तो देखिएगा यहाँ पे करा क्या, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कौन नहीं है, तो गैर परंपरागत ऊर्जा सूर्य भी है, सागरीय तरंग भी है, पवन चक्की है, इसमें कौन नहीं है, कोयला नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोयला। अगला करा दूध है, तो दूध जो है इमल्सन पायस है या कोलाइडी बिलियन है, तो यहाँ देखिए इमल्सन पायस का ऑप्शन नहीं दिया है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कोलाइडी बिलियन बी सी। अंतरिक्ष में सर्वप्रथम जाने वाला मानव का नाम था, तो ये मेजर यूरी गागरिन थे, ठीक ना, 1957 में गए थे, तो ये और रूस के थे दोस्तों, ठीक ना, तो इसका हो जाएगा ए नंबर आंसर, इसका क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। आगे हम लोग चलते हैं, प्रथम अंतरिक्ष यान था, तो देखिए प्रथम अंतरिक्ष यान भी रूस के द्वारा ही छोड़ा गया था, स्पुतनिक फर्स्ट। कौन छोड़ा गया था, स्पुतनिक फर्स्ट छोड़ा गया था, ठीक ना, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अब कह रहा 99 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा क्या, एक दिन में मनुष्य सांस लेती है, तो देखिए एक दिन में मनुष्य जनरली जो सांस लेता है वो है, सॉरी एक दिन में मनुष्य जो सांस लेता है, तो पहले आप देखिए कि 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेता है, ठीक ना। अगर मिनिमम कैलकुलेशन कीजिएगा तो 1 मिनट में 15 बार, तो 60 मिनट में कितनी, तो 60 से गुना कर दीजिए, फिर 24 घंटा में कैलकुलेट कर दीजिए, 24 घंटा में इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो लगभग जो है 22,000 के अप्रॉक्स आता है, मतलब एक दिन में मनुष्य सांस जो लेते हैं वो 22,000 बार लेते हैं, ठीक ना। और लास्ट क्वेश्चन है, करा कि प्रथम भारतीय उपग्रह कौन है, तो आपको बताए थे 1875 में प्रथम भारतीय उपग्रह जो है रूस के कॉस्मोड्रोम से छोड़ा गया था, आर्यभट्ट, ठीक ना, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, बी। तो दोस्तों आज की इस 50 जीके की सीरीज में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।